हाँ ये है। जी जी। इसके साथ ही मैं सोशल मीडिया की, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ। मीडिया खुद डिजिटल है, हर एक पत्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। सबसे पहले आपको खबर आपके फ़ोन पे आ जाती है, आप टीवी पे देखते हैं उससे पहले। तो एक कोटेशन मैं पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, कि कहा जाता है कि जो प्यार की मिसाल है वो ताजमहल है, लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। अब बात की जा रही है राम और सीता की। जी, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमको अपने अंदर भी देखना पड़ेगा, झांकना होगा। हम अपने अंदर झांकें कि भाई प्यार है क्या, प्रेम है क्या, और हमारी भारतीय जो मनीषा है, हमारी जो भारतीय चिंतन है, उसमें क्या है। अगर हम उसको उस पर झांकने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो बात आपने कही कि आज प्यार का उदाहरण राम और सीता दिया जाता है, तो हम उस चीज़ को फिर जब समझने की कोशिश करेंगे, तो तब तो हमारे पास उसकी वास्तविकता समझ में आएगी, या कंपैरेटिव जो चीज़ें हैं, जो तुलनात्मक चीज़ें हैं, तो तब तो हमको देखने में समझने को मिलेगा जी, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ रहा था कल परसों ही कि इस समय रामचरितमानस की बहुत डिमांड बढ़ी है और पेंडेंसी है, उपलब्ध नहीं हो रही किताबें, तो लोग अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाता है, अपनी वेशभूषा में जाता है, अपनी भाषा के साथ जाता है, अपने कल्चर के साथ जाता है, अपनी संस्कृति के साथ जाता है। एक बार 10 दिन के प्रवास में थे, नवरात्रि चल रहे थे, उन्होंने केवल नींबू पानी के अलावा कुछ नहीं लिया। अभी राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो उन्होंने 1 हफ्ते तक अन्न ग्रहण नहीं किया, और भगवान रामलला के चरणामृत से और उन्होंने अपने व्रत को खोला। जब देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री इस सोच का होगा, तो तब अपनी कल्चर को लोग समझेंगे जी। आज जो हमारे ये जो अरब देश हैं, आज वहाँ पर मंदिर बन रहा है, आज वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं यूएई में, तो उनका राम धुन के साथ मस्जिद में स्वागत होता है जी। जब आप अपनी चीजों को स्वयं ही भूल जाएंगे, तो दूसरा क्यों आपको याद दिलाएगा भाई। तो पहले हमको अपनी चीज स्वयं अपनानी होगी, अपने आप पर उसके प्रति गर्व की अनुभूति करनी होगी, तब दूसरा समझेगा। अब स्वामी विवेकानंद जी गए दुनिया में, तो दुनिया की समझ में आया कि हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं, ब्रदर्स एंड सिस्टर होता है। एक भारत का चिंतन है कि सारी जो महिलाएं हैं वो हमारी बहन की तरह हैं, जितने पुरुष हमारे भाई की तरह हैं, हम भाई बहन करके उनको संबोधित करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर विवेकानंद जी लेडीज एंड जेंटलमैन कहते तो क्या कौन विवेकानंद जी को पूछ रहा था? बिल्कुल कोई नहीं पूछता। विवेकानंद जी ने भारत का चिंतन, भारत की सोच, भारत का सामाजिक जो ताना बाना है, भारत की कल्चर क्या, यही कल्चर है। ये ब्रदर एंड सिस्टर्स कहा उन्होंने जी, लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा, यही कल्चर है। और वो कल्चर को लेकर जब हम जाएंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री उस कल्चर को लेकर जा रहे हैं, तो आज वो भाव लोगों में खड़ा हो रहा है। लोगों को लगा नहीं भाई, हम भी कुछ हैं जी। अच्छा, पर राम मंदिर के निर्माण से आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बात सच है कि उससे भारत की राजनीति प्रभावित होगी, ये बात सच है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम उसको, हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से न देखें। राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण जो देश की आज़ादी के बाद जो मुक्त हो जाना चाहिए था, जैसे सोमनाथ को मुक्त किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, और तत्कालीन राष्ट्रपति उसमें गए थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू नाराज भी हुए थे कि आप वहाँ क्यों गए। ये चीज़ें देश की आज़ादी के बाद हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। तमाम लोगों को मौका मिला, इतने प्रधानमंत्री देश के हो गए, किसी ने वहाँ जाना भी, रामलला के जन्म स्थान पर माथा टेकना भी उचित नहीं समझा, कोई वहाँ पर नहीं गया। तो इसको दृष्टिकोण थोड़ा बदलना चाहिए, बदलना होगा। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे मानबिंदु हैं, वो हमारे एक ऐसे चरित्र हैं जिनके अनुसरण करते हैं। गांधी जी ने भी राम राज्य की बात करी,
भारत भी कहता है, कोई भी दल कहता है तो हम सब राम राज्य स्थापित करेंगे, और राम राज्य स्थापित करेंगे, वहां पर मस्जिद बनी हुई है उनके जन्म स्थान पर। तो ये तो इसको हम इस अगर राजनीतिक फायदे की दृष्टि से देखेंगे तो वो उचित नहीं है। ये होना चाहिए और इसलिए ये हुआ है, ये सब किया है। और जो लोग राजनीतिक चश्मे से इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको अपना चश्मा बदलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अयोध्या तो अब झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अभी हाल ही में ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। 839 पन्नों की वो रिपोर्ट है, मैं पढ़ रही थी। खंडित मूर्तियां मिली हैं, जो स्तंभ है, शिलालेख मिले हैं, स्वास्तिक, नाग देवता, कमल पुष्प कौन सी मस्जिद में होते हैं? आखिर कौन सी मस्जिद में रुद्र लिखा होता है? क्या लगता है, काशी विश्वनाथ इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए, हिंदू समाज ने 3 मंदिरों की डिमांड करी थी, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। ठीक है ना? इनकी डिमांड शुरू से रही है, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से रही हो, या संत समाज के माध्यम से रहे होंगे, या वहाँ के आम समाज के माध्यम से रहे होंगे। अभी जो भी होगा, मैं मानता हूँ कि वो समय पर और जिस तरह से जो जनता जो चाहती है उसके हिसाब से होगा। उसको उस पर अभी किसी को भी उसके बारे में कोई अदरवाइज नहीं सोचना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए। अभी काशी विश्वनाथ जी का हुआ है, अयोध्या जी का हुआ है। ईएसआई की रिपोर्ट काशी विश्वनाथ की भी एक तरह से पॉजिटिव आई है कि भाई वहाँ पर ये सब चीज़ें थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पर प्रतिक्रिया न दी जाए तो अच्छा है। वो भी आगे देखा जाएगा, जैसे जैसे और खुलासे होंगे और रिपोर्ट्स के सर के सामने आएंगे। बिल्कुल।